दोस्तों नमस्कार। मैं वेदांता जूनियर आईएएस से भूषण मुसारी आपका फिर से मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, वेदांता जूनियर आईएएस ने एक नया उपक्रम आज से शुरू किया है। जैसे मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, सप्ताहांत घटनाओं का सारांश और न्यूज़ एक्सरे के नाम से इस उपक्रम को मैं शुरू करने जा रहा हूं। अब बीते 17 सालों से मैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। तो इस लंबे एक्सपीरियंस के बाद मैंने कई बार अनुभव किया है कि एस्पिरेंट्स जो है कम से कम 2 या 3 पेपर, 1-2 मैगजीन्स, इस तरीके से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं क्रम को पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा है कि अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग मैगजीन्स में अलग अलग तरीके के ओपिनियन की वजह से वो एक कॉन्क्रीट घटनाओं का या न्यूज़ का प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। तो सामान्य तौर पर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का जो विजन होना चाहिए, जो भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हो रहा है, तो एक अलग दृष्टिकोण सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का होना चाहिए। और ये विषय सबसे महत्वपूर्ण है इंटरव्यूज जब आप जाओगे उस वक्त के लिए। सामान्य तौर पर न्यूज़पेपर में जो खबरें छपती है वो आम लोगों के लिए छपती है। इसलिए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जब भी उस न्यूज़ की तरफ देखता है तो उसका विजन जो है बहुत अलग तरीके का होना चाहिए। और अगर आप आम लोगों की तरह ही किसी विषय पर राय बना लेते हो तो ये थोड़ा सा आपको सक्सेस होने की राह में एक अवरोध के रूप में भविष्य में आगे आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए मैं ये प्रयास आज से कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो भी उस सप्ताह में सबसे ज्यादा चर्चा में विषय रहा होगा या कोई घटना रही होगी या कोई न्यूज़ रहा होगा, तो उसका संडे के दिन आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आऊं कि जिसमें आप एक एस्पिरेंट के दृष्टि से अपने व्यूज को खबरों की तरफ देखने के नए अंदाज को पैदा कर सके। तो दोस्तों, आज का पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि इस सप्ताह और पिछले 1 महीने से वक्फ संशोधन अधिनियम की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में एक विशिष्ट समुदाय को और एक बहुसंख्यक समुदाय को, दोनों को झकझोर कर दिया है। और सोशल मीडिया पर जाइए आप, भरे पटे हैं आपको, हर आधे घंटे के बाद में एक एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है अलग अलग चैनलों पर। तो इन सब, सोशल मीडिया हुआ, प्रिंट मीडिया हुआ, इनसे हमें प्रभावित नहीं होना है। और हमारी एज एन एस्पिरेंट जो पर्सनैलिटी है, तो इसी घटना की तरफ देखने का हमारा नजरिया यूपीएससी का जो विजन है उसके अनुसार हमें अपने आप को ढालना होगा। तो शायद आपकी इस टेलीकास्टिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत मदद मैं अगर कर सका तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं वक्फ इस संशोधित अधिनियम बिल पर। तो दोस्तों, जिस विषय की चर्चा हम लोग सप्ताहांत खबरों के सारांश यानी न्यूज़ के एक्सरे में करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग जब भी न्यूज़पेपर मैगजीन से पढ़ते हैं तो हमें हमारा जो सिलेबस है, चाहे यूपीएससी का या एमपीएससी राज्य सेवा का, उसके साथ कौन से पेपर के किस सब्जेक्ट के साथ किस कंटेंट से चर्चा में जो खबर है या न्यूज़ में जो चल रहा है उसका एसोसिएशन हमको देखना जरूरी है। और उसे देखने के लिए हमें सिलेबस का पता होना जरूरी है। वर्तमान में जिस विषय को हमने डिस्कशन के लिए लिया है उस विषय के संदर्भ में देखें तो इस टॉपिक का या इस न्यूज़ का संबंध है हमारे पेपर 2, जीएस पेपर 2 के साथ, जिसमें मैक्सिमम पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 मेजर सब्जेक्ट है। तो प्रिलिमिनरी या सीसैट और मेंस के पर्पस से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से कंटेंट है सिलेबस के जिसको ये चर्चा में जो न्यूज़ है वो छूती है,
तो सिसैट के लिए देखेंगे सरकारी अधिनियम, नीतियां, संसद, धर्मनिरपेक्षता, मूल संरचना, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, धर्म की स्वतंत्रता। और यही विषय मेंस में भी रिपीट हो रहा है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा इसमें जुड़ती है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट और उसके साथ साथ जो है आपको लैंगिक न्याय। तो सामान्य तौर पर यहाँ आपको ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखना है और मुख्य परीक्षा में इसे ही हम सब्जेक्टिविटी के तौर पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया, लेकिन उसके पहले हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी वक्फ को समझना होगा। तो वक्फ सामान्य तौर पर अविभाज्य धर्मार्थ बंदोबस्ती के जैसा होता है, जिसका आदेश हदीस में दिया गया है। वक्फ सामान्य तौर पर हदीस की वह कार्य प्रणाली है जिसे सुन्नत के नाम से जाना जाता है। मुसलमान के लिए कुरान के बाद अगर महत्वपूर्ण है कुछ, तो वो हदीस होता है, जो सामाजिक जीवन जीते समय धार्मिक तथा नैतिक जीवन या नैतिक आचरण के संदर्भ में किन नियमों का पालन करना चाहिए उसका मार्गदर्शन करता है। इसलिए कुरान के साथ साथ किसी सच्चे मुसलमान के लिए हदीस का भी उतना ही महत्व है, जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने यहाँ पर बताया था। तो पैगंबर साहब ने कहा था, जैसे अपनी जायदाद को इस तरह खैरात में दो कि न वो बेची जा सके, न ही किसी को दी जा सके और न उसमें विरासत जारी हो, बल्कि उसका मुनाफा लोगों को मिला करे। तो इस परमादेश के आधार पर वक्फ का इतिहास दोस्तों 9वीं सेंचुरी से शुरू हो जाता है। कुछ मुल्कों में, ऑटोमन साम्राज्य में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन भारत में इसका इतिहास 9वीं शताब्दी से 9वीं सेंचुरी से शुरू हो जाता है। ये इसका पूर्व इतिहास हुआ। अब आते हैं हमारे मूल विषय पर। तो मित्रों, जैसे आपको मालूम है कि प्राइवेट बिल है ये एक तरीके से, तो कभी कभार संसद के किसी सदस्य को जब यह लगता है कि कोई मुद्दा सरकार के विचाराधीन लाया जाए, तो हर एक पार्लियामेंटेरियन को ये आपको अधिकार दिया गया है कि वह उस विषय के ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए एक प्राइवेट बिल को पेश करें। दोस्तों चलिए, तो वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 सुधारित अधिनियम 2024 जिसे राज्यसभा मेंबर हरनाथ सिंह यादव के द्वारा पेश किया गया था। हरनाथ सिंह यादव का दावा यह है कि 1995 का वक्फ अधिनियम वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शक्ति प्रदान कर रहा है, क्योंकि वक्फ अगर कह दे कि ये जमीन हमारी है तो आप इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। यह सबसे बड़ी बात इस 1995 के कानून में, और यही विवाद का विषय रहा है। हरनाथ सिंह यादव के द्वारा दो उदाहरण प्रस्तुत किए गए। तमिलनाडु के त्रिची जिले में पूरा गांव खाली कराया गया जो चोल साम्राज्य के समय का था, और इसमें स्वाभाविक रूप से एक धर्म विशेष समुदाय का मंदिर भी जो 1500 साल पुराना था उसे भी वक्फ की जमीन पर खड़ा दिखाया गया और पूरा गांव खाली करवाया गया। दूसरा मामला सोलापुर का इसी तरीके का है कि जिस गांव में मुसलमान अल्पसंख्यक थे, उसी छोटे से गांव में हिंदू बहुसंख्यक बहुल होने के बावजूद भी पूरा गांव खाली करवाया गया। इन दो मामलों को लेकर, और दोनों मामलों में जब यहाँ के लोग दर दर का ठोकरे खाने लगे, इस कोर्ट में जाएंगे उस कोर्ट में जाएंगे, पुलिस के पास गए, लेकिन मामला शून्य सिद्ध हुआ। यादव का अध्ययन इन दो केसेस पर आधारित था। सामान्य तौर पर वर्तमान का वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 ये बिल जो है यह प्राइवेट मेंबर के द्वारा पेश किया गया बिल है। तो सामान्य तौर पर राज्यसभा सांसद के द्वारा इस बिल को पेश किया गया था, जिसे अब संयुक्त संसदीय समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया है। चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आपको केवल उस बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसने आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर आपकी जमीन छीन ली है। अर्थात चोर, थानेदार तथा न्यायाधीश की सभी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं।
मानवर एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष से किसी अदालत में चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है चैनथरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था, उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। महोदय, एक देश में दो विधान नहीं हो सकते। यह एक्ट देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है, देश में अलगाव व नफरत पैदा करता है, देश की एकता तथा अखंडता तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है। तो दोस्तों, ये था एक पक्ष और ये पूर्व इतिहास की जो विवाद कैसे खड़ा हुआ इसके बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम की जरूरत इस आधार पर तो पड़ी ही, लेकिन जरा सोचने वाली बात है कि हरनाथ यादव के द्वारा जो बात कही गई कि कोई माइनॉरिटी की संस्था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कैसे वह रूल हो जाती है, और रूल ऑफ लॉ होने के बावजूद भी पिछले 70 सालों से कोई एक संस्था को इतना शक्तिशाली बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या रही होगी। तो 70 सालों में जितनी केंद्र की और जितनी राज्य की सरकारें इस देश में हुई है, तो सब ने वक्फ की मलाई जरूर खाई है, क्योंकि कई राजनीतिज्ञ लोगों के, सत्तासीन लोगों के इन वक्फ की जमीनों पर पार्टी दफ्तर है, स्वयं के दफ्तर है। कईयों ने तो यूनिवर्सिटियां खड़ी कर ली, कईयों ने 5 स्टार होटल बना लिए, कईयों ने जो है स्कूल कॉलेजेस के लिए जमीनों को, वक्फ की जमीनों को हड़पना शुरू कर दिया। सामान्य तौर पर लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन बताई जाती है, जिसमें कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ के आसपास बताई जाती है। तो वर्तमान सरकार के द्वारा इस बिल को जो प्रस्तुत किया गया और जिस प्रकार से सरकार के नुमाइंदे इस बिल के विपक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, उससे एक महत्वपूर्ण समुदाय के मन में सरकार की नीति, नीयत और मंशा के संदर्भ में कुछ प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े होते हैं, और एक असुरक्षितता का माहौल भी वर्तमान में इसके कारण पैदा हुआ है। तो सरकारों ने भी खूब मजे लूटे हैं वक्त की इस प्रकार की जमीनों के, और अभी भी सभी पार्टियों के कुछ है ना आपको दफ्तर जो है, या सभी पार्टियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वक्त की जमीनों का बेजा इस्तेमाल जरूर यहाँ पर किया है। तो वर्तमान का ये जो कानून होगा, जिस बिल का नाम है द यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, जिसे इन शॉर्ट में उम्मीद आगे कहा जाएगा। तो उम्मीद के नाम से प्रस्तुत यह कानून या ये बिल एक महत्वपूर्ण व्यापक विषय है, जिसे एक लेक्चर में पूरा कर पाना संभव नहीं होगा, परंतु लोकसभा में जिन बातों को उठाया गया, जिन सवालों को उठाया गया, उस पर डिस्कशन तो जरूर किया जा सकता है। इस बिल में सर जो टाइटल है, ये टाइटल को हमने चेंज किया है सर। टाइटल इसलिए है कि जब बिल पेश करता है तो उसका एक फ्यूचरिस्टिक विजन और इंटेंट सामने में आना चाहिए सर। अब ये बिल आज जो पेश किया जा रहा है उसका नाम होगा यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, शॉर्ट में उम्मीद। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बिल। तो इस एपिसोड में हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि कितनी बार सच्चर कमेटी का रिपोर्ट सरकार के द्वारा या सच्चर कमेटी का उल्लेख सरकार के द्वारा इस बिल को प्रस्तुत करते हुए किया गया है। हमें याद आ जाना चाहिए कि पिछले 2006 से लेकर 2024 तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अभी ठंडे बस्ते में पड़ी है, हाशिए पर ये रिपोर्ट चली गई है। लेकिन जब जब भी माइनॉरिटी, जब जब भी किसानों के मुद्दे उठ खड़े हो जाते हैं,
तो कैसे सच्चर कमेटी जागरूक हो जाती है, कैसे स्वामीनाथन आयोग जागरूक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति और धर्म साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि राजनीति मुर्दा लोगों पर की जाती है, जबकि धर्म जिंदा लोगों के अस्तित्व के मूल्य को समझने वाली विद्या है। तो किरण रिजिजू ने जो पार्लियामेंट में कही थी बात, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। रैंक को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक उसको उठाना चाहिए, ये उसी कमेटी का रिपोर्ट में आया है। और जो स्टेट में वक्फ बोर्ड है उसमें क्लास 1 ऑफिसर होना चाहिए। सच्चर कमेटी ने सीधा सीधा ये कहा है कि प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को दिया जाना चाहिए। हम आज का जो बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं, ये उसी सच्चर कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार 100% हम यहाँ आपके सामने में लाया जा रहा है। और आपको तो खुश होना चाहिए, ये कमेटी आपने बनाया सर। सर ये सर हमने शांति से इनकी बात सुना। अध्यक्ष महोदय जी, ये सीनियर मेंबर है, इस तरह से बीच बीच में उठ के बोलना ठीक बात नहीं है, आपको तो नियम मालूम है। सर दूसरा कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसका अध्यक्षता के रहमान खान जी, उस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी मंत्री रहा है, उनके डिप्टी स्पीकर भी रहा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में रहा है, और उन्हीं के अध्यक्षता में पूरा पार्टी के सदस्य हमारा भारतीय जनता पार्टी से भी मेंबर थे। उस जेपीसी में सर सीधा वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है, वहां मैन पावर टोटली इनसफिशिएंट है, इनकम्पिटेंट है, और फंड इतना कम है, सही मैनेज नहीं किया गया है। इस तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता है। दूसरा, मुतवालीस के बारे में कहा है कि लगता है सारा वक्फ बोर्ड का ध्यान किसको मुतवाली बनाना है। तो सच्चर कमेटी का हवाला देकर जो है सरकार हमेशा कई बार सच्चर कमेटी का इस बिल को पेश करते समय जो है उल्लेख किया गया, लेकिन सच्चर कमेटी ने तो यह भी कहा था कि वक्त की पंजीकृत संपत्तियां लगभग 5 लाख संपत्तियां हैं, और ये सिर्फ रजिस्टर्ड की गई है। अनरजिस्टर्ड तो वक्त को भी मालूम नहीं है कि उनकी कितनी जमीन कहाँ पर है, लेकिन अनुमानित आंकड़ा बताया जाता है कि डिफेंस और रेलवे के बाद लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपीस है, इतनी जमीन वक्फ के पास है। डिफेंस रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन को धारण करने वाला यही देश का बोर्ड है। उसके बाद इसमें घपलेबाजी और भ्रष्टाचार के भी कई बार मामले सामने आए हैं। खुद मुसलमानों के धर्मगुरुओं, धर्म प्रचारकों के द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाए गए और वो जमीन पर दिखाई भी पड़ते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि वक्फ बोर्ड में भी काफी भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। तो सरकार अगर इसका कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन, पंजीकरण की एक अधिकृत व्यवस्था कराती है तो यह स्वागत योग्य कदम है, बिल्कुल हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इससे। लेकिन असली मुद्दा यहाँ यह है कि वक्फ में अपारदर्शिता ठीक करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है, यह डिस्कशन इसी मूल प्रश्न पर केंद्रित है। सरकार दलील दे रही है कि वक्फ के पास लाखों एकड़ जमीन है, फिर भी उसकी आमदनी उतनी क्यों नहीं हो पा रही है जितनी कि उसकी क्षमता है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि लगभग सच्चर कमेटी के अनुसार ये कहा जाता है कि 42% वक्फ की प्रॉपर्टीज पर राजनीतिक लोगों का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तौर पर कब्जा हुआ है। दूसरा, आधी प्रॉपर्टियां अभी तक जो है पंजीकृत या रिकॉग्नाइज हुई है या रजिस्टर्ड है, आधी तो अब भी
अपंजीकृत है। सबसे पहले तो व्यवस्थापन की ऐसी व्यवस्था को इस बिल में किया जाना चाहिए। दूसरा, सरकार के इस प्रकार के पार्टी ऑफिसेस जो वक्त की जमीनों पर बने हुए हैं उनको खाली करवाने का मादा या हिम्मत सरकार में होना चाहिए, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की राज्य सरकारें हो, क्योंकि सरकार ने ही इस तरीके की जमीनों को यहां पर हड़पा हुआ है। इससे कई कारणों में से एक कारण यह भी है कि वक्त की जमीनों पर भूमाफियाओं का ही मात्र कब्जा नहीं है, तो सरकारों का भी कब्जा। लगभग केंद्र की अब तक की सभी सरकारों और कई राज्य सरकारों का भी कब्जा है। क्या नया कानून इसके संदर्भ में कुछ कहता है? तो ये बिल्कुल भी नहीं कहता। नए कानून में इस बारे में कोई भी प्रश्न चिन्ह उठे नहीं हुए हैं या उठाए नहीं गए हैं जानबूझकर। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने वक्त की जमीनों पर अपने दफ्तर तक बना डाले। वक्त की मंजूरी के बिना उससे प्राइवेट पार्टी को तक लीज पर दे दिया गया है। मतलब वक्त की जमीन हमने ले ली जबकि हम रियल उसके ओनर है नहीं, और ऐसा समझिए इसको कि मैंने मेरी वक्त की जमीन को ले लिया और वक्त की जमीन पर मैंने अपना पार्टी का दफ्तर बना लिया और उसी में कॉम्प्लेक्स निकाल के जो है थर्ड पार्टी को उसके किराए पर दे दिया और मैं उसका किराया वसूल रहा हूं। तो इस तरीके से वक्त की मंजूरी के बिना उसे अन्य प्राइवेट पार्टी को भी लीज पर दे दिया गया। इस कानून में कहा यह गया है कि इस्लामी कानून भी यही कहता है कि आप जिस जमीन के मालिक नहीं है उस जमीन को वक्फ नहीं कर सकते। ऐसा कितने लोगों ने किया होगा, यह भी चिंता का और सर्वेक्षण का विषय है। वक्फ की जमीनों का मालिक सरकार क्यों बन जाती है या किन कानूनों के दायरे में रहते हुए बन जाती है? तो इस प्रश्न को मैंने जैसे कहा कि सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं, वो इस कारण से कि सरकार ने जब बिल पेश किया तो इन बातों की तरफ बिल्कुल भी कोई गौर नहीं किया या इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया, और ना ही सरकारी जमीनों को खाली करने का कोई आश्वासन सरकार इसमें दे सकी है। और ना ही जब से बिल पेश किया है तब से अब तक स्वयं से किसी पार्टी के दफ्तर में जो पार्टी अध्यक्ष हैं उन्होंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि हम वक्त की जमीन खाली कर रहे हैं। आप कोई ऐसा आदर्श उदाहरण ही प्रस्तुत नहीं करेंगे तो सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है। सच्चर समिति की रिपोर्ट का एक हिस्सा जिसमें कहा गया है कि वक्त की संपत्तियों पर अतिक्रमण केवल निजी व्यक्तियों के द्वारा ही नहीं किया गया है, बल्कि समिति ने यह भी पूरे देश भर में देखा है कि सरकार और उनके विभाग इन्हें अधिगृहित कर लेते हैं। ये सच्चर समिति के रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि सरकारी विभाग भी वक्त की जमीनों पर अधिग्रहण कर लिए हैं या अतिक्रमण कर लिए हैं। हमारे देश में अतिक्रमण के सामान्य तौर पर दो पहलू दिखते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया जब से बढ़ी है देश के अंदर और जमीनों के मसलों का कानूनन जो विवाद कोर्टों में चल रहा है, तो इस केसेस में बढ़ोतरी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जमीन या भूमि विवादों के चलते ये मसले या ये आपको जो है वाकयात हो रहे हैं। तो हमारे देश में अतिक्रमण के दो सामान्य तरीके प्रचलित हैं। इसमें पहला यह है कि संपत्ति को बिना किसी किराए या किसी भी प्रकार का कोई पैसा दिए पूरा का पूरा हड़प ले लो, और दूसरा अधिग्रहण करने वाला व्यक्ति बहुत ही मामूली किराया दे जिसमें दशकों से कोई बदलाव ना हुआ हो। तो अभी भी आप वक्त की जमीनों पर या नजुल की जमीनों पर 300 रुपया किराए में दुकानें चल रही देखोगे या देखा जा सकता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि 1976 में पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था और कहा था कि वक्त की जमीनों को खाली कर दे। उसके बाद किसी लीडर की या किसी पीएम की हिम्मत नहीं हुई कि वक्त की जमीनों को खाली कर दे, ऐसा अपनी ही पार्टी के लोगों को कोई पीएम कह सके। तो कहने का मतलब यह है कि अब तक इस बात का जब बिल पेश किया जा रहा था तो इस बात का उल्लेख पार्लियामेंट में क्यों नहीं हुआ?
तो मंत्री किरण रिजिजू जी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। वक्फ संपत्ति पर सरकारों ने भी खूब कब्जा किया हुआ है। तो जैसे मैंने कहा लगभग 42% अबो ये कब्जे का परसेंटेज खुद सच्चर समिति के माध्यम से बतलाया गया है। सरकारों ने राज्य वक्फ बोर्ड के गठन की परवाह भी नहीं की और ना ही उनकी इजाजत लेना जरूरी समझा। सरकार की नीयत में अगर ईमानदारी होती तो वह बताती या ऐसा प्रावधान करती कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल सरकार अब नहीं करेगी। तो किरण रिजिजू को यह भी बताना चाहिए था कि इस बिल को पेश करने के बाद अब सरकार वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल आज से बंद कर देगी और हम अपने से इसकी शुरुआत करते हैं और आगे चल के सभी पार्टियों को भी वक्फ का ये जो आपको जमीन है उसे खाली कर देना चाहिए या उसे सरकार को लौटा देना चाहिए। रिसर्च के दौरान यह भी बात सामने आई है कि अदालत से जीत जाने के बाद भी कुछ मामलों में वक्फ संपत्ति वापस नहीं की जाती है, जबकि कुछ मामलों में की गई है। तो कई ऐसे राजनीतिज्ञ लोग हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों को वक्फ के फेवर में फैसला आने के बाद भी खाली नहीं कराया है। तो यह जो बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड मुकदमेबाजी में फंसा है, जिसका उल्लेख बिल जब पेश किया जा रहा था तब किया गया कि वक्फ बोर्ड मुकदमेबाजी में फंसा है, तो उसका एक बड़ा कारण खुद सरकार और सरकार में बैठी हुई एजेंसियां भी है। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, जो कि कई प्रकार के वक्फ की कई जगहों पर संरक्षण के आधार पर मस्जिदों तथा दरगाहों की जमीनों का अधिग्रहण किया है। इसे लेकर भी तमाम वक्फ बोर्ड कोर्ट चले गए और जाहिर है इन वजहों से भी कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या काफी हो चुकी है। सरकारों ने ऐसा कुछ भी अब तक नहीं किया कि सरकार अपने अधिग्रहण को, अपने कब्जे को वापस ले और वक्फ की जमीन को लौटा दे। सरकारों को ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए था कि या तो जमीन खुद खाली कर दे या बाजार दर से उसका किराया देने के लिए एग्रीमेंट कर दे। अब अगर सरकार ही ऐसे कब्जा करेगी, अधिग्रहण करेगी, किराया वर्तमान समय के अनुरूप नहीं देगी, तो वक्फ बोर्ड जमीन से आमदनी कैसे करेगा, जिसका दावा लगातार सरकारों से किया या सरकारों के द्वारा किया जाता है। इसका सही प्रबंधन किया जाए तो कहा जाता है सच्चर कमेटी के अनुसार कि 12,000 करोड़ रुपए का सालाना यहां से आमदनी हो सकता है, जिससे गरीब मुसलमानों के लिए खैरात के रूप में और गरीब मुसलमानों की जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु मुसलमानों के 200 जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, धार्मिक लीडर, और उसके साथ साथ सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, इन सब लोगों की मिली भगत से जो है इन जमीनों का बंटादार केवल गिने चुने मुट्ठी भर लोगों के लिए हो रहा है और हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ असुरक्षितता के वातावरण में झोंकने की कोशिश दोस्तों यहाँ पर की जा रही है। तो यही मेरा कहना था कि हम लोग खबरों को देखकर किसी विशेष समुदाय पर या किसी विशेष घटना के संदर्भ में अपनी राय न बना ले तो अच्छा होगा। इसके पीछे की कहानी को देखने की नजर एज एन एस्पिरेंट हमारे अंदर होनी चाहिए। यह है असली खेल, ये जो चल रहा है यह है असली खेल। तो कई लोगों ने आप में से अनुरोध किया था कि इस बार थोड़ा डिस्कस किया जाए, तो ये डिस्कशन का एक एस्पेक्ट नया जो है वो मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। तो इससे भी बड़ी बात यही कि सरकार मुसलमानों की अगर सहायता, अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर 12,000 करोड़ रुपया वक्फ की जमीनों से अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो सरकार के पास 12,000 करोड़ रुपया बहुत मामूली सी रकम है। और अगर सरकार मुसलमानों के लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना चाहती है तो 12,000 करोड़ रुपया अपने से यहां पर इंतजाम कर सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे जीवन में जितनी समस्याओं की जटिलता बनी रहेगी, राजनीति और राजनीतिज्ञों की पूजा उतनी ही होती रहेगी। ये हम लोगों ने 70 सालों के लोकतंत्र में लगातार देखा है, सरकार फिर किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो। इससे पहले की सरकार अल्पसंख्यक, इससे पहले भी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
KR रहमान खान ने एक बिल को पेश किया था जिसका नाम था अविक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। यह बिल पेश तो जरूर हुआ लेकिन पारित नहीं हुआ था उस वक्त। अब इसका मानना यह था इस बिल में KR रहमान खान के द्वारा इस बिल को जो पेश किया गया था, इसमें कहा यह गया था कि वक्फ की संपत्ति को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित किया जाए जिसे बिना नोटिस के खाली कराया जा सके। यह उस वक्त का बिल है जो वर्तमान सरकार से पहले सरकार आपको सत्ता में थी। तो ये नया बिल प्रस्तुत करने की जरूरत ही सरकार को नहीं। उसी बिल को अगर पुनर्जीवित कर लेती सरकार तो भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल आसान हो जाता, लेकिन क्यों नहीं हुआ ये नहीं पता। तो रहमान खान के द्वारा प्रस्तुत इस बिल को अगर पुनर्जीवित कर देते तब भी वक्फ की जमीनों पर सरकार को जो कब्जा किया है उसे पब्लिक प्रॉपर्टी अगर घोषित कर दिया जाए तो सरकारों से भी वक्फ बोर्ड जमीन वापस ले सकता है। इससे तो बहुत सारी आपको जो है संपत्तियां खाली हो जाती। यही सरकारों का डर है और इसलिए KR रहमान खान के द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल को यहाँ पर पुनर्जीवित नहीं किया गया। इसी से शंका बढ़ती है लोगों के अंदर। इसलिए मैंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करना है तो अच्छी बात है, उनका डिजिटलाइजेशन हो रहा है ये भी अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है वो तरीका असंवैधानिक तौर पर लोगों को लग रहा है कि सरकार उनके साथ षड्यंत्र रचकर वक्फ की जमीनों पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। सच्चर कमेटी ने तो यह भी लिखा था कि ऑल इंडिया वक्फ सर्विसेज होनी चाहिए, लेकिन इस बिल में ऑल इंडिया वक्फ सर्विसेज का कोई भी उल्लेख नहीं है। मंत्री रिजिजू जी ने सच्चर कमेटी का कितनी बार उल्लेख किया, कम से कम इस तथ्य पर भी दृष्टिपात कर ले तो इसमें अच्छा होगा। इसका तात्पर्य है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों का सरकार केवल स्वहित में इस्तेमाल करती आई है, सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो। फिर से दोहरा देता हूं यहाँ पर, तो कोई कानून ऐसा नहीं होता। सामान्य तौर पर इतनी चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भी कानून पूरी तरीके से बेकार या पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता। हर कानून में दो चार बातें अच्छी होती हैं, इसमें भी होगी। और जो भी है वो सच्चर कमेटी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। तो सरकार के द्वारा जो बिल पेश किया गया है इसमें कोई नई बात नहीं है। तो सच्चर कमेटी का ही सुझाव था कि सरकार वक्फ की कुछ जमीनों को कमर्शियल रूप से विकसित करे जिससे उससे आमदनी हो सके। तो पिछली सरकार ने सच्चर कमेटी के सुझाव को मानते हुए जनवरी 2014 में नबार्ड को अर्थात नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन किया था। 500 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी दी गई थी और इस कारपोरेशन का उद्देश्य था कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जैसी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में इस आपको जो है फंडिंग की सहायता करना। अंततः इसका क्या हुआ अब तक किसी को नहीं मालूम, परंतु वर्तमान सरकार को बताना चाहिए था कि वर्तमान में नाबार्ड के संदर्भ में क्या प्रगति हुई है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि जितना भी आपने एक महीने में वक्फ के संदर्भ में सुना है, पढ़ा है, तो सामान्य तौर पर ये जानकारियां एक पक्षीय होती है। इसलिए जब तक सारे पक्षों को ना जान ले तो आपने अभी जो मैंने बोला वो मैगजीन्स, पेपर, न्यूज में ये मामले जो है अब तक जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बताया है आपको, या इस मामले के सारे प्रूफ्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो ये एक पक्षीय ना हो। तो हमारा चिंतन एज एन एस्पिरेंट बहुपक्षीय होना चाहिए। इसलिए जब भी आप कोई क्या खबर पढ़ते हैं तो उसमें सारांश के तौर पर उस न्यूज के या उस घटना के सभी पक्षों का अंतर्भूत एक एक बारीकी से अध्ययन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। बायसनेस अगर होगा तो आपको ये पक्ष दिखाई नहीं देगा। और एज एन यूपीएससी का, एमपीएससी का एस्पिरेंट के तौर पर अगर हम तैयारी में इन विषयों का अध्ययन करना ही पड़ेगा तो हमें एक पक्षीय होकर जो है बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक दोबारा खबरों का या न्यूज़ एक्सरेज में फिर किसी विषय को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।